हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का 15वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों को कौन सा युग्म असंगत है। तो ए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, बी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, सी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर और डी नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। तो इसमें मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो स्किनर द्वारा है यह युग्म असंगत है और बाकी सब संगत है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है किसने दिया है, फ्रायड ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। तो मनोसामाजिक जो है विकास का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया है। तो प्रश्न संख्या 2, विकास के किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित होते हैं। तो 1 वर्ष, 12 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो 2 वर्ष की अवस्था में बालक के जो है लगभग सभी संवेग विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 3, लैमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिया है। व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। तो ए मेडल नियम, बी समानता का नियम, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत और डी अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो ये जो है डी है, इसका सही आंसर होगा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जो है वह लैमार्क ने वंशानुक्रम के नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। ओके। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है। तो 2 से 6 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। तो ग्रहणशीलता की जो भावना होती है वो अक्सर कब होती है, जब किशोरावस्था की जो है पूर्व अवस्था, जो शुरुआत, जो स्टार्टिंग का समय होता है किशोरावस्था के, उस समय में जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो 11 से 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 5, थार्डाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं। तो 3, 5, 8 और 6। तो थार्डाइक ने अधिगम के कुल 8 नियम बताए हैं। ओके। प्रश्न संख्या 6, अधिगम के स्थानापन्नता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एडवर्ड टॉलमैन, एडविन गुथरी, हेगस्टी और इनमें से कोई नहीं। तो एडविन गुथरी जो हैं वे स्थानापन्नता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है मूर्त संक्रियाओं का स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर और अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन स्तर। तो औपचारिक संक्रियाओं का जो स्तर है, ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है। ओके। प्रश्न संख्या 8, सृजनात्मकता के अनिवार्य रूप से निहित नहीं होती है। तो सृजनात्मकता में क्या अनिवार्य रूप से निहित नहीं होती है, उच्च मानसिक योग्यता, संश्लेषण, नवीनता और ए और बी सी तीनों। तो इसमें क्या होगा, जो उच्च मानसिक योग्यता है वह सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप से निहित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 9, अभियोगिता में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ए अंतर्विभेद, बी अंतर और सी यौन अंतर या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा। अभियोगिता में पाया जाता है, अभियोगिता में अंतर्विभेद, अंतर और यौन अंतर तीनों पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। बी, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं में सीमित प्रभाव होते हैं। सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पियाजे ने क्या कहा है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। प्रश्न संख्या 11, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है, ए स्याही धब्बा परीक्षण, बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी विषय आत्मबोधन परीक्षण और डी मूल्यांकन मापनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विषय आत्मबोधन परीक्षण। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ए रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण और 16PF परीक्षण। तो इसमें जो 16PF परीक्षण है ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT और शब्द साहचर्य जो है ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह
एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, किसका कथन था? ये टीचनर का, उंट का, वुडवर्थ का या मैक्डूगल का? तो ये वुडवर्थ का कथन था। प्रश्न संख्या 14, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों का और 20 से 22 वर्षों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से यौवन तक। प्रश्न संख्या 15, चिंतन अनिवार्य रूप से है क्रियात्मक गतिविधि, बी भावात्मक व्यवहार, सी संज्ञानात्मक गतिविधि और डी मनोगतिक प्रक्रिया। तो संज्ञानात्मक गतिविधि जो है वो चिंतन अनिवार्य रूप से है। चलिए प्रश्न संख्या 16, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? ए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, बी सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सी सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है और डी सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो सृजनात्मकता के बारे में गलत ऑप्शन नंबर ए है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 17, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण होना चाहिए। तो ए पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित? तो शिक्षक में और विद्यार्थी के बीच में कौन सा संप्रेषण? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। ए मानसिक शक्ति का सिद्धांत, बी एक कारकीय सिद्धांत, सी बहुकारकीय सिद्धांत और डी द्विकारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। ए स्कीनर का, बी मैक्डूगल का, सी वुडवर्थ का और डी पियाजे का। तो ये स्कीनर का कथन है। ओके, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। प्रश्न संख्या 20, बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रत्येक अवस्था में? तो बालिकाएं जो होती हैं बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं, तो वो प्रत्येक अवस्थाओं में भाषा विकास में बालकों से आगे रहती हैं। प्रश्न संख्या 21, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है। ए क्रो व क्रो का, बी पियाजे का, सी स्किनर का और डी कोहलर का। तो सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये सही उत्तर है, स्किनर का है। प्रश्न संख्या 22, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14? तो शील गुणों की संख्या कितनी है? 16 है। प्रश्न संख्या 23, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक देश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो एक कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। प्रश्न संख्या 24, व्यक्ति के विकास में 2 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रथम अभाव की आवश्यकताएं, द्वितीय शारीरिक एवं रासायनिक अवस्थाएं। यह मत निम्न से किस सिद्धांतवादी ने प्रस्तुत किया है? तो कार्ल रोजर्स ने, अब्राहम मैस्लो ने, हेनरी ए मुरे ने या महर्षि अरविंद ने? तो अब्राहम मैस्लो ने इस सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 25, इन मनोवैज्ञानिकों में से व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों अथवा गुणों का 4 वर्गों में यथा सामान्य गुण, अनोखे गुण, सतही गुण और स्रोत गुण में वर्गीकृत किया है। किसने? जुंग ने, आलपोर्ट ने, कैटल ने या फिर आइंजिंग ने? तो कैटल ने इसे वर्गीकृत किया है। प्रश्न संख्या 26, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपक, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है। यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है? तो ए है बीओ स्मिथ, बी क्लार्क, सी बर्टन और डी थॉमस एफ ग्रीन। तो ये है बर्टन का, ठीक है, ये बर्टन का कथन है। 27वां देखिए क्वेश्चन, शिक्षण क्रिया के तत्व होते हैं 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण क्रिया के तत्व 3 होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण को अंतःक्रियात्मक की प्रक्रिया माना है? तो ए जॉन डेवी ने, ब्लेंडर ने, एडम्स ने या फिर रायबर्न ने? तो ब्लेंडर ने इसको अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है। प्रश्न संख्या 29, विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने योग्यता के विकास हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि है? अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि जो है वो उपयुक्त विधि है। प्रश्न संख्या 30, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखना यह निम्न में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? तो शिक्षण नियंत्रण, ए, बी शिक्षण संगठन, सी शिक्षण योजना और डी शिक्षण अग्रसरण।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिक्षण संगठन। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखना यह निम्न में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? तो शिक्षण संगठन के अंतर्गत समाहित है।